चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 129 है, चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज पार्ट ई। इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है। एक रिडक्शन और शेयर कैपिटल करके बोला है, उसके साथ एक डिम्यूनिशन है, बस उसके साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ वेरिएशन है नहीं। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 66 है, दैट इज रिडक्शन और शेयर कैपिटल। अब बोल रहे हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज टू बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इट इज टू बी कंफर्म्ड बाय ट्रिब्यूनल। पहले तो मीनिंग समझते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, बट प्रोसीजर ये है कि अगर कंपनी को ऐसा करना है तो उनको दो चीजें करनी है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और दूसरा एनसीएलटी का अप्रूवल लेना है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुला के आपको मेजोरिटी से डिसीजन पास करवाना पड़ेगा बाई वोटिंग। और स्पेशल रिजोल्यूशन में मेजोरिटी कितनी होती है, 75% या फिर 3/4। तो 3/4 मेजोरिटी हाँ बोलेगी तो रिडक्शन होगा। दूसरा एनसीएलटी में अप्लाई करके वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोनों कंप्लायंसेस नेसेसरी, ये ध्यान रखना है। रिडक्शन होता क्या है वो इन्होंने सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो। फर्स्ट पॉइंट में बोला एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड। मैंने एग्जांपल रखा ही है तो बेस्ट काम हो जाएगा आपका। शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज, जिसमें से 65 रुपीज जो है ना वो पेडअप है। अब कंपनी अगर चाहे तो बाकी के 35 रुपीज माफ कर सकती है। कैसे? फेस वैल्यू चेंज करके। अभी स्टेटस ऐसा है 100 रुपीज फेस वैल्यू, 65 पेडअप। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, फेस वैल्यू 65 रुपीज, फुल्ली पेडअप। ये चेंज समझ आए? 100 रुपए की फेस वैल्यू को 65 रुपीज बना दिया, आपने दिए ही 65 थे, तो अभी तक आपके शेयर कैसे थे? पार्टली पेडअप। अब कैसे हो गए? फुल्ली पेडअप। अच्छा, अब बाकी के 35 देने की जरूरत है नहीं, जब फेस वैल्यू ही चेंज कर दी, 100 का 65 कर दिया और आपने 65 दे दिया है, मींस आपकी अब बची हुई लायबिलिटी माफ, खत्म। अब आपको 35 रुपए फ्यूचर में कभी नहीं देने, तो हो गया ना शेयर कैपिटल का रिडक्शन। तो जो अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल है उसको कैंसिल कर दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, नहीं मंगवाएंगे, इतना पैसा इनफ है। तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये इसका एक तरीका हो गया कि हाउ टू रिड्यूस शेयर कैपिटल। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ आए? बी पॉइंट में देखो दूसरा तरीका बताया कैसे हो सकता है ये। कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल असेट। ये कब हो सकता है कि भाई आप देखो बैलेंस शीट आप समझते हो, एक तरफ कैपिटल है, लायबिलिटी है, दूसरी तरफ असेट्स है। जो कैपिटल लगाई है उसी में से असेट खरीदी है ना। अब अगर असेट की वैल्यू ही खत्म हो गई, कोई असेट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो असेट तो बैलेंस शीट में दिखनी नहीं चाहिए। तो अगर एक तरफ से असेट को माइनस कर दोगे तो सामने भी तो कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। तो सामने बैलेंस करने के लिए क्या बचा है? कैपिटल। लायबिलिटी तो बैलेंस हो नहीं सकती, बट कैपिटल को तो कम कर सकते हैं। तो जितनी असेट आपकी खो गई, लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, उतनी वैल्यू हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे कि अब ये किसी को वापस नहीं मिलेगी। भाई हम सब ने 1-1 लाख रुपए लगा के 50 लाख रुपए जोड़ लिए और 50 लाख की असेट्स कंपनी में खरीद ली। 10 लाख रुपए की असेट डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, उसका कोई रिकवरी नहीं होने वाली। तो 10 लाख का नुकसान किसका हुआ? हम सबका ही हुआ। तो हम सबके जो 1-1 लाख रुपए लगे थे उसमें से प्रोपोर्शनेटली वो वैल्यू कम हो जाएगी। अब जब कंपनी बंद होगी और वो असेट्स बिकेंगी तो पूरा 50 लाख थोड़ी वापस आएगा, वापस कितना आएगा? 40। तो आपकी कैपिटल तो कम हो ही गई ना, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। तो शेयर की फेस वैल्यू में हम उसको रिड्यूस करके खत्म कर देंगे। तो ये सेकंड तरीका हो गया कि जब असेट्स अवेलेबल ना हो तो उतने से हम कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। उसमें भी एग्जांपल में उन्होंने सेम बात बोली है कि शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, यहाँ शेयर फुल्ली पेडअप है। अब हम क्या करेंगे? उसके सामने असेट्स देख लेंगे। जब असेट की वैल्यूएशन की तो इतनी ही असेट बची है कि पर शेयर 100 पे 65 ही वापस किया जा सकता है। तो बेटर है अब शेयर को 65 का बना दो ना, 100 रुपए का क्यों बोल रहे हो? 35 रुपए तो वापस आने नहीं वाले, लगाए हुए पैसे आपके डूब गए, तो उतना आप गायब कर दिया बुक्स में से। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर? ये हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे में ऐसा बोला है आपका शेयर जो है ना 100 रुपए का है, फुल्ली पेडअप है, पूरा दे दिया आपने पैसा, लेकिन कंपनी को अभी पूरे फंड्स की जरूरत नहीं है। कंपनी बोले इतने पैसे की नीड नहीं है। अच्छा, पैसा लेके बैठे रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस पर डिविडेंड देना पड़ता है। तो फिर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन हो जाती है और आपके पूरे फाइनेंशियल्स खराब दिखते हैं। क्योंकि देखो मुझे आप सबसे अगर 100 रुपए लेने की जरूरत है तो मैं 100 रुपए लूंगा। अगर 500 लेके बैठ गया तो क्या होगा? यूज तो 100 ही कर रहा हूँ ना, बाकी के 400 पड़े हैं। बट आप लोग एज एन इन्वेस्टर क्या गिनोगे? रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट। आप गिनोगे यार 500 रुपए दिए थे, रिटर्न में क्या आया? खाली 5 रुपए, 1% तो रिटर्न दे रहे हैं, क्या फायदा है ऐसी कंपनी का? बट मैं तो उसमें 100 रुपए यूज कर रहा हूँ, तो एक्चुअल रिटर्न 5% है, बट आपको दिख कितना रहा है? 1%। तो मैं आपकी कैपिटल लेके बैठा रहूं और उसको अनयूटिलाइज रखूं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ऐसा कंपनी नहीं करती। तो अगर मैंने आपसे 100 रुपीज पर शेयर ले रखे हैं, बट मुझे करंटली सिर्फ 75 की ही नीड है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपके 25-25 रुपए वापस कर दूं। अच्छा, फेस वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी 25 वापस ले जाओ, तो अब दिखेगा 100 रुपीज का शेयर 75 पेड अप,
इन फ्यूचर अगर मुझे पैसे वापस चाहिए होंगे तो मंगवा सकता हूँ, कॉल मनी, जब चाहिए तब मंगवा लूंगा। लेकिन मीनवाइल अगर मुझे साल 2 साल इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ी तो एटलीस्ट उतने टाइम तक मुझे उन पैसों पे डिविडेंड तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं पार्शियली पैसे लौटा भी सकता हूँ, इन फ्यूचर बाद में मंगवा भी सकता हूँ। तो अगर ऐसा रिटर्न मैंने किया तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, उसमें से एक पार्ट रिटर्न कर दिया, शेयर की फेस वैल्यू इंटैक्ट रखी, वापस जब जरूरत पड़ेगी पैसे मंगवा लेंगे। बोलो सिचुएशन समझ आई? तो फर्स्ट केस में हमने फेस वैल्यू ही कम कर दी थी, परमानेंट लायबिलिटी खत्म, अब 35 रुपए कभी नहीं देने, ठीक है, फेस वैल्यू रिड्यूस कर दी। दूसरे में ऐसा हुआ असेट की वैल्यू कम हो गई इसलिए सेट ऑफ करना पड़ा। और तीसरे में ये हुआ कि टेम्पररी पैसा वापस कर रहा हूँ, इन फ्यूचर जब चाहिए तो मंगवा लूंगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स को हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें जो चाहिए कंपनी कर सकती है। डन? बस तो ये पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, अब बाकी की कंडीशन साथ में देख लेते हैं। प्रोविजो, नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल वुड बी अलाउड इन केस ऑफ अरियर्स इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन। अरियर्स, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, मतलब सिंपल ये बोल रहे हैं कि एक तरफ आपके जो डेट होल्डर्स हैं जिनसे आपने डिपॉजिट लिए हैं, जिनको डिबेंचर इशू किए, उनका इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, अरियर्स चल रहे हैं, उनके डिपॉजिट्स की जो मेच्योरिटी की डेट आ गई तो पैसे वापस करने के लिए फंड्स नहीं है। दूसरी तरफ आप अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, मतलब शेयर होल्डर को बोल रहे हो कि भाई अब बाकी के 35 रुपए आपके माफ मत देना, और दूसरी तरफ डिपॉजिट वालों को क्या बोल रहे हो, भाई आपका ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, भाई फिर इनका कैसे माफ कर दिया, इनसे मंगाओ बाकी के 35 रुपए, हमारा ब्याज तो भरो, हम तो उधार दे रहे हैं ना आपको, हमें तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इक्विटी वालों से पैसा नहीं मंगवा रहे जब से उनसे लेना चाहिए, और उधार जिनसे लिया उनका पैसा लौटा नहीं रहे, तो वो तो कंप्लेंट करेंगे ही। तो बोल दिया कि अगर आपके डिपॉजिट्स में कोई भी डिफॉल्ट्स है, अरियर्स है, तो आप ये कैपिटल रिडक्शन कर ही नहीं सकते, पैसा मंगवाओ और डेट होल्डर्स को वापस करो, क्योंकि आउटसाइडर्स की लायबिलिटी पहले पे ऑफ करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स को लॉस अपने ऊपर लेना पड़ता है, ये बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये प्रोविजो में क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 2। अब ये वो ट्रिब्यूनल वाली कंडीशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कंपनी का मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल के पास परमिशन लेने जाता है कि हमें कैपिटल रिडक्शन करने के लिए अलाउ करो, ट्रिब्यूनल क्या है ना, इसका पूरा ढिंडोरा पीट देता है सब जगह। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताएगा, आरओसी को बताएगा, सेबी को बताएगा, कंपनी क्रेडिटर्स को नोटिस भेजेगा कि भाई तुम्हारी कंपनी के मैनेजमेंट वाले आए थे कैपिटल रिडक्शन कराने, बोलते शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दो या उनसे बाकी का पैसा मत लो, तुम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो इस बात से तो बता दो, तुम सब लोग अगर हाँ बोलोगे तो हम इनको परमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ताकि अगर किसी का भी फंड्स बाकी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इन सबको इन्फॉर्म करेगा कि ऐसी ऐसी कोई बात आई है। अच्छा, अगर इनमें से किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो इन अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रिब्यूनल को अपडेट करना, और कितने टाइम में रिवर्ट करना पड़ेगा, 3 मंथ्स में। अगर आपने 3 महीने में कोई जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो मतलब आपके राइटिंग में एनओसी का वेट नहीं करेंगे, आपका जवाब ना आना इंप्लाइड हो गया कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। 3 मंथ्स तो मोर देन इनफ टाइम है, जिसको ऑब्जेक्शन होता है वो तो इमीडिएटली रिवर्ट करेगा ही। तो 3 मंथ्स के बाद मान लिया जाएगा कि ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन लेके आया तो उसका ऑब्जेक्शन ट्रिब्यूनल में सॉर्ट आउट करवाया जाएगा, मतलब कंपनी और अथॉरिटी को आमने सामने बिठा के ट्रिब्यूनल सॉल्यूशन निकलवाएगी, उसके बाद ही अलाउ करेगी। ये पॉइंट है। ठीक है, तो बस ये सब मैटर खत्म हो गया। उसके बाद ट्रिब्यूनल को लगा कि अब परमिशन दे देते हैं, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे सबसेक्शन 3 में इस चीज को कंफर्म कर देगी कि यू कैन गो अहेड विद द रिडक्शन। और जैसे ही ये परमिशन मिल गई, कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म द आरओसी। आरओसी अलग अथॉरिटी, आरओसी को बता दो कि हमने ट्रिब्यूनल से परमिशन ले लिए और अब हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो इंटीमेशन देने का काम कंपनी का रहेगा। तो ये आगे सबसेक्शन 3 में बोला है। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 4, पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ये बात जो है आप पब्लिक नोटिस की तरह डिक्लेयर कर दो। ये कंपनीज के ऊपर ये बर्डन रहता है कि उनको हर चीज जो है वो अनाउंस करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट पे, आरओसी को, सेबी को, सबको बताना पड़ता है कि भाई ये हुआ है, ताकि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो कोई ऐसा ना हो कि किसी को पता ही नहीं चला और कब ये सब हो गया मालूम नहीं पड़ा, वो नहीं होना चाहिए। तो ऑफिशियल पब्लिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की रहेगी। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बोला, इसकी एक कॉपी आरओसी को आप सबमिट कर दो। तो एकदम लाइन में पॉइंट्स है। सबसेक्शन 1 में उन्होंने बताया व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन, सबसेक्शन 2 में बताया कि ट्रिब्यूनल को आप जब अप्लाई करोगे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सबसेक्शन 3 में बोला कि आपका कंफर्मेशन आ जाएगा जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, तो आप आगे बढ़ सकते हो। 4th में बता दिया कि इसको पब्लिक डिस्क्लोजर की तरह आप ऑफिशियली डिस्क्लोज कर देना और आरओसी को ही बता देना। तो लाइन में चल रहा है। अब सबसेक्शन नंबर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो एटलीस्ट आप 66 सेक्शन तो कोट कर ही सकते हो, तो सेक्शन नंबर याद रखना।
छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन जाए। तो छोटे चैप्टर्स है, कम पेजेस के हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट बहुत बार उनमें से आंसर पकड़ लेता है। तो इसमें से कैपिटल रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास पेपर्स में बहुत बार मिलेगा, वो आप देखोगे ना क्रैकर में तो पता चल जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक है डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये भी अच्छा पॉइंट है, डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका रेफरेंस का सेक्शन है 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। अब यहाँ पूरा याद रखना चाहिए क्योंकि बाकी क्लॉजेस में अलग पॉइंट्स है। तो डिम्यूनिशन पूछा होगा तो पूरा कोट करना, 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, ठीक है। पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, सिर्फ 61 मत लिखना। अब डिम्यूनिशन का मीनिंग क्या है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द कैपिटल। जैसे अपने कल बात कर रहे थे वो ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, वो सब। तो मैंने 10 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर किए पब्लिक को, पब्लिक ने 9 करोड़ 75 लाख के शेयर खरीद लिए, 25 लाख के शेयर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए, बट मेरा टारगेट पूरा हो गया 90% सब्सक्रिप्शन वाला, तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, अलॉटमेंट कर दिया, पैसे ले लिए, सब हो गया। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करूँ 10 करोड़ रुपीज के शेयर 9.75 सब्सक्राइब, या ऐसे शो करूँ 9.75 करोड़ के शेयर फुल्ली सब्सक्राइब? प्रेजेंटेशन वाइज क्या सही दिखेगा? सेकेंड वाला, 9.75 करोड़ के शेयर इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब। वो 25 लाख रुपए के शेयर जो किसी ने खरीदे ही नहीं, वो दिखा के क्या फायदा बैलेंस शीट में? समझ आ रहा है? तो अगर आपको वो चीज को हटाना हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, इलीगल नहीं है, दैट इज अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स व्हिच आर अनसब्सक्राइब, किसी ने खरीदे ही नहीं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिम्यूनिशन। अब लैंग्वेज पढ़ के देख लो, उतना ही लिखा है उसके अंदर, कुछ है नहीं। पर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये करने के लिए आपको एनसीएलटी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रिडक्शन में पूछना पड़ता है, इसमें पूछने की नीड नहीं। ठीक है, छोटा सा आंसर है, पढ़ लो, फिर आगे देख लेते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है, क्लियर है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, व्हाट डू यू मीन बाय डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। वेटेज का कोई ऐसा फिक्स तो फॉर्मेट है नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनेगा और 8 मार्क्स तक जाता है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 8 कुछ भी बन सकता है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको पॉइंट को ध्यान रखना है कि पूछ सकते हैं। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसमें से कुछ चीजें आपने पढ़ी भी है, इसको भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही बोला जाता है, बट इसमें एनसीएलटी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब है विदाउट आस्किंग द एनसीएलटी। तो टाइटल अगर इस तरीके से पूछ लिया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, तो आप समझ जाना आपको ये 2 टॉपिक पूछ रहे हैं। इसमें एक है सरेंडर ऑफ शेयर्स और दूसरा है फोरफीचर। फोरफीचर तो आपने पढ़ा हुआ है, शेयर्स का फोरफीचर, अकाउंटिंग में वो एंट्रीज की होंगी, पहले शेयर फोरफीट हो जाते हैं, फिर बाद में री इशू होते हैं, फिर फोरफीचर रिजर्व यूज होता है, उतना डिस्काउंट आप दे सकते हो, वो वाली स्टोरी है ये। तो फोरफीचर क्या है वो तो आप जानते हो कि जब शेयर ऑफर किए इन्वेस्टर को, उसने कुछ पार्ट मनी पे किया, बाकी का उससे पैसा मांगा, तो उसने पे नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया, हमने उसके शेयर भी रख लिए और पैसे भी रख लिए, यही होता है फोरफीचर में। सरेंडर इज समथिंग डिफरेंट, सरेंडर इसका दूसरा पार्ट है, वो समझो उसमें है क्या। ऑफिशियली शेयर सरेंडर का कोई प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में नहीं है। इसका मतलब अगर आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे, आपको लगता है मुझे अब ये शेयर नहीं चाहिए, तो आप कंपनी को जाके वापस नहीं दे सकते। आप बोलो मुझे शेयर नहीं चाहिए, वापस दे दो पैसे, नहीं तो पेटीएम वाले सारे इन्वेस्टर पहुंच जाते, बोले शेयर ले लो, हमारे पैसे वापस कर दो, नहीं पॉसिबल है। एक बार सेकेंडरी मार्केट में शेयर कंपनी ने लॉन्च कर दिए, उसके बाद आप आपस में खरीदते बेचते रहो, कंपनी कभी भी फॉर्मली शेयर वापस नहीं खरीदती, इसका कोई प्रोसीजर नहीं, तो कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सरेंडर हो सकता है लीगली, और वो सिचुएशन क्या है वो यहाँ पे आपको समझना है। पॉइंट ये है कि भाई मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए, अब ऐसा है कि मैं कुछ पार्ट मनी पे कर चुका हूँ, अब आप बाकी का पैसा मंगवा रहे हो, मेरे पास फंड्स नहीं, और जेन्युइनली फंड्स नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहा हूँ, आप पैसे मांग रहे हो, मैंने बोला कि सर अब मेरे पास फंड्स तो है नहीं, तो मैं पैसे तो दे नहीं पाऊंगा, आपको अब जो ठीक लगे आप कर लो। आपने फिर क्या बोला, बोले सर आप पे नहीं करोगे ना, तो हमारे पास मजबूरी में फोरफीचर का ही ऑप्शन है, तो वही करना पड़ेगा, आप सोच लो। मैंने बोला वो तो मुझे मालूम है आप फोरफीट ही करोगे, आपका भी पॉलिसी है, बट मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको फोरफीट करना है तो कर लो। अब इसमें ऐसा होता है कि फोरफीचर का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कंपेरेटिवली, बिकॉज आप डायरेक्टली ऐसे एक ही बारी में मेरे शेयर फोरफीट नहीं कर सकते, पहले आप एक वार्निंग नोटिस दोगे, मुझे टाइम दोगे पे करने का, मैं वो ड्यूरेशन में भी डिफॉल्ट करूंगा,
फिर आप मुझे दूसरा नोटिस दोगे, फिर मैं डिफॉल्ट करूंगा, फिर जब आप बार बार मौका देने के बाद भी पैसे नहीं आएंगे तो लास्ट में आप जाके फोरफीचर करोगे। इसके लिए आपके बोर्ड का रिजोल्यूशन पास होगा, फिर बाद में आरओसी को इन्फॉर्म करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, इसमें टाइम जाता है। और इसमें क्या होगा ना, एज एन इन्वेस्टर मेरी रेपुटेशन भी जाएगी, ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा कि भाई एक बार डिफॉल्ट कर चुका है। इससे बेटर है अगर इस चीज को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करे कि मैं खुद ही सरेंडर कर दूं कि भाई देखो एट दी एंड तो मेरे शेयर आप ले ही लोगे, पैसे तो वापस करोगे नहीं, मैं खुद ही दे देता हूँ। प्रोसीजर क्यों करते हो आप, मुझे नोटिस भेज के मेरे शेयर सीज करोगे, इससे अच्छा मैं ही आपको शेयर सरेंडर कर देता हूँ, बात खत्म करो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और आप मुझे 15 दिन का टाइम दो या 30 दिन का, मैं पैसे अरेंज कर नहीं पाऊंगा, बेटर है आप शेयर्स ले लो। तो इस तरीके से सरेंडर हो जाए तो उसमें फोरफीचर का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कट डाउन हो जाता है। तो इसमें एक तो कंपनी का टाइम और एफर्ट बचता है और एज एन इन्वेस्टर मेरी रेपुटेशन बच जाएगी कि भाई मैं पैसे देने से भाग नहीं रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता तो मैं सामने से आपको शेयर भी दे रहा हूँ और पैसे तो वापस करोगे नहीं, तो एटलीस्ट मैं जेन्यून तो दिख रहा हूँ कि भाई मेरे पास फंड्स नहीं तो मैं क्या करूँ, लेके जाओ शेयर और क्या। तो इन्वेस्टर की रेपुटेशन भी खराब नहीं होती है कि उसके पीछे भागना पड़ा, उसको नोटिस देने पड़े और वो डिफॉल्ट कर गया, और कंपनी का टाइम और पैसा भी वेस्ट नहीं होता। तो जो शेयर एनीवे फोरफिट होने ही वाले थे वो शेयर सरेंडर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ये कैसा है ना, वो चोर पुलिस वाले केस में होता है ना, वे चोर भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रही है, अब एक ऑप्शन क्या है कि चुपचाप आके पुलिस की गाड़ी में बैठ जा, भागेगा उसका फायदा नहीं है, भागना है तो भाग ले, या तो भाग के पकड़ लेंगे या पैर में गोली मारेंगे। तो वार्निंग दे दी उसको कि भाई चारों साइड से तेरे को घेर लिया है, अब तुझे मेहनत करवानी है तो तू भाग ले, कोशिश कर ले, हम पकड़ के ले ही आएंगे तेरे को, अगर समझ में आ गई है तो चुपचाप आके बैठ जा। अब चुपचाप आके बैठ गया तो सरेंडर कर दिया, नहीं करेगा तो भाग के पकड़ लेंगे, बात तो वही हुई ना। तो अल्टीमेटली टाइम और एफर्ट क्यों वेस्ट करना है, इससे बेटर है आप शेयर सरेंडर कर दो। तो आप जब इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको इसमें यही पॉइंट मिलेगा कि जो शेयर अदरवाइज फोरफिट होने ही वाले थे सिर्फ वही शेयर्स में सरेंडर का ऑप्शन रहता है। बाकी अदरवाइज आपके फुल्ली पेड शेयर है, आपको लगता है यार इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो कंपनी वापस नहीं लेती, वो आप फिर मार्केट में बेचो ना, किसी आउटसाइडर को सेल करो, वो हमारा लुकआउट नहीं वैसा है। तो सरेंडर और शेयर्स वाली शॉर्ट नोट आप पढ़ लो, अभी बड़ी सिंपल स्टोरी है, एक बार रीड कर लो, कुछ लैंग्वेज में क्वेरी है तो बताओ। फोर फीचर आपको पता है वही है, वो भी साथ में रीड करके खत्म कर सकते हो। बोलो सरेंडर वाली लैंग्वेज पॉइंट में कुछ डाउट किसी में, मीनिंग रिलेट हो रहा है? ये ऐसा आंसर है जो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फोर फीचर समझाते हुए फिर आप सरेंडर पे जाओगे, जनरली सरेंडर क्या होता है, अलाउड नहीं होता है, फोर फीचर क्या होता है, और फोर फीचर के बदले सरेंडर करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा। अगर आप ऐसे पॉइंट्स फ्रेम करोगे तो आंसर अपने आप बन जाएगा। ये भी पास पेपर्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है, कैपिटल रिडक्शन विद द सैंक्शन ऑफ एनसीएलटी जो स्टार्टिंग में पढ़ा 66, और एक ही और छोटा आंसर पूछना है तो डिमिनिशन, 3 टॉपिक्स है। तो इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में आ जाता है तो वर्थ है, एक क्वेश्चन बन गया तो 3 to 5 मार्क्स आपके इसी चैप्टर में से बन जाएंगे, वैसा है, तो उसको लाइटली मत लेना। बोलो लैंग्वेज में और कोई क्वेरी किसी की, क्लियर है? बस तो 4E वाला पार्ट अपना इसके साथ कंप्लीट है, यहाँ पे पैकअप करते हैं, फिर नया पार्ट जो है वो कल से स्टार्ट करते हैं।